So let us start with the chapter wave theory of light and interference and diffraction. So it's combinedly called as wave optics. इसको wave optics बोलते हैं. अभी इसके अंदर कौन से concepts आते हैं और क्या क्या हमको कौन से issues के ऊपर फोकस किए जाते हैं तो वो हमको इसमें देखना है. सबसे पहली बात कि wave theory of light के अंदर जो हम देखते हैं कि हाइजेंस वेव थ्योरी और न्यूटन्स का लॉ थ्योरी उनके अंदर का कंपैरिजन उसके ऊपर कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस तो पूछ सकते हैं नो डाउट. लेकिन जब आती है बात रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है लॉ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्नेल्स लॉ जो कहता है कि द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हम जानते हैं म्यू इज ऑलवेज इक्वल टू साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर. रिमेंबर ये बनता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चार फॉर्मूले इधर तुमको याद रखना है. देखो एक तो म्यू इक्वल टू साइन ए अपॉन साइन आर. एक्चुअली दिस विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट. तो इट इज डिनोटेड बाय 1 म्यू 2. रिमेंबर. और फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम का और एक फॉर्मूला है C1 upon C2. करेक्ट है. C1 upon C2 which is the speed of light in radial medium upon speed of light in denser medium simply. और फिर तीसरा फॉर्मूला है 1 mu 2 is also equal to lambda 1 upon lambda 2 where wavelength of light in radial medium is lambda 1 and wavelength of light in denser medium is lambda 2. No doubt. Then again one more formula is there. 1 mu 2 is always equal to mu 2 upon mu 1 where mu 2 is going to be the refractive index of denser medium second medium upon mu 1 is going to be the refractive index of radial medium. Remember. और एक फॉर्मूला है इसमें आता है जो है refractive index of second medium with respect to for the first will be actually the real depth upon apparent depth. ये भी अच्छी तरह से याद रख लो ठीक से. रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ. मतलब कोई भी चीज जो पानी के अंदर या किसी भी लिक्विड के अंदर ट्रांसपेरेंट लिक्विड के अंदर रखा जाता है इट जस्ट अपीयर्स समवॉट रेज्ड. ठीक है ना. इट अपीयर्स एट अ लोअर डेप्थ देन इट इज एक्चुअली देयर. मतलब जितना डेप्थ पे वो है उससे थोड़ा कम डेप्थ पे वो नजर आता है. तो एपरेंट डेप्थ इज ऑलवेज लेस देन द रियल डेप्थ. तो रेशियो ऑफ रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ इज अगेन म्यू. दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले है. और एक कांसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल जो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा. व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? द एंगल बिटवीन द क्योंकि जब व्हेनेवर द रे ऑफ लाइट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेडियल मीडियम द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर व्हिच द करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री. इट्स कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल. एंड व्हाट इज द फार्मूला फॉर क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल एंगल का फार्मूला क्या है? IC is equal to sin inverse of 1 upon mu where mu is going to be the refractive index of denser medium with respect to thinner medium. And we can also write this formula as mu is equal to 1 upon sin IC. Remember ये भी फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और IC के बीच में का कनेक्शन इसको बोलते हैं. तो इसमें से अगर IC दिया हुआ है तो mu निकाल सकते हैं और अगर mu दिया हुआ है तो IC निकाल सकते हैं. याद रखो ठीक से. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए कंडीशन क्या है? When a total interpolation takes place, तो उसके लिए कंडीशन है when I means angle of incidence is greater than IC, then and then only the total internal reflection takes place. So this is the condition for total internal reflection. And if suppose I is less than IC, then normal refraction will take place. Remember, simple refraction होगा. So the ray will get refracted if I is less than IC, and it will get and total internal reflected if I is greater than IC. And if I is exactly equal to IC, then the ray will just pass along the tangential to the surface, grazing the surface. तो इस surface को वो tangentially pass होगा अगर I equal to IC रहेगा तो. ये बात याद रखो इसे. इसके अलावा कई सारे फॉर्मूले हमने प्रिज्म के सेक्शन में भी देखे हैं. याद है तुमको? प्रिज्म के सेक्शन में कौन से फॉर्मूले हैं? प्रिज्म के अंदर कौन से फॉर्मूले आते हैं? सबसे पहला एक ये है कि प्रिज्म के बारे में A plus delta is equal to I plus E. ये फॉर्मूला फेमस है. कोई भी प्रिज्म के लिए होता ही हमेशा. ठीक है ना. उसके एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस का सम है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के सम के बराबर रहता है. ठीक है.
और इसको यूज करके हम ये प्रूव कर सकते हैं कि इफ वी हैव द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा m, सपोज डेल्टा m को अगर हम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बोलते हैं, तो व्हेन दिस डेल्टा बिकम्स मिनिमम, I becomes exactly equal to E, and in that case the R1 also becomes equal to R2, and hence we can prove the Snell's law or the Prism formula like this. The refractive index mu of the material of the prism will be obtained as sine of A plus delta m upon 2, that is to be divided by sine of A by 2. तो ये हमको मिलता है, this is called as the Prism formula, remember. And this Prism formula can also be expressed for thin prism as delta is equal to A into mu minus 1. And along with this, angular dispersion and dispersive power, ये भी formula हमारे पास है. What is the formula for angular dispersion? It is simply A into mu r mu v minus mu r. Correct? This is the formula for angular dispersion. And what is about dispersive power? Omega. It's going to be mu v minus mu r upon mu y minus 1. Okay. Instead of mu y, we can also use the average of these two, mu v and mu r. Right. And this is all about the dispersive power. Next, then again we have pause करो, pause नीचे. ठीक है. तो देखो इधर जो बताया कि डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला हमने देखा. अभी इसमें देखो इसी सेक्शन में आगे जाके रेयलीज लॉ ऑफ स्कैटरिंग भी आता है. ठीक है. व्हाट इज द रेयलीज लॉ ऑफ स्कैटरिंग टेल्स अस द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट. रिमेंबर. और इसकी वजह से हम प्रूव कर सकते हैं कि स्काई, व्हाई द स्काई इज ब्लू. ठीक है ना, बिकॉज़ ब्लू कलर हैज अ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड दैट्स व्हाई इट्स अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग इज मोर देन द रेड एंड ऑरेंज एंड अदर कलर्स. So we can see the sky blue because of this reason, that is law of scattering. And also we can explain the reason why the sun looks reddish orange at the time of sunset or sunrise. तो वो भी हम इसी लॉ के बेसिस पे प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि जब सन हॉरिजॉन पे होता है तो एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारा डिस्टेंस रेज को ट्रैवल करना पड़ता है, और इतने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने की वजह से बहुत सारी जो रेज है ब्लू और वायलेट के जैसे जो रेज है वो मोस्ट ऑफ स्कैटर हो जाते हैं, और जो बचते रेज है लाइट के अंदर वो ऑरेंज और येलो फैमिली के होते हैं, और उसकी वजह से हमको सन का कलर ऑरेंज रेड दिखता है जब वो सनराइज या सनसेट में होता है. ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में देखी थी. 12th स्टैंडर्ड में हमने जो देखा तो उसमें सबसे पहली बात आती है पोलराइजेशन. ठीक है. व्हाट इज पोलराइजेशन? रिस्ट्रिक्शन ऑफ लाइट, वेव्स ऑफ लाइट in only one plane is called as the plane of is called as the phenomenon of polarization. अभी polarization जब होता है तो उसमें दो concept आते हैं. एक होता है plane of vibration, दूसरा होता है plane of polarization. What is the plane of vibration? The plane in which all the vibrations are contained, right? और plane of polarization मतलब the plane in which vibrations are not contained. Or we can define the plane which is perpendicular to the plane of vibration is called as plane of polarization. Remember, so plane of vibration and plane of polarization are always perpendicular to each other, and both of these planes are just perpendicular to the direction of propagation of the waves. Remember, जिस डायरेक्शन में वेव्स प्रोपेगेट होते हैं उसको ये दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर होते हैं. तो ये सब चीजें याद रखनी है. इससे भी आगे जाके कोई भी लाइट को पोलराइज करने का जो तरीका है, क्योंकि देखो एक बात ये है कि लाइट का जो पोलराइजेशन होता है तो उसकी वजह से एक्चुअली लाइट का वेव नेचर प्रूव होता है. क्यों? क्योंकि मतलब एक्चुअली ट्रांसवर्स वेव का नेचर जो है वो प्रूव होता है, क्योंकि देखो क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव्स का ही प्रॉपर्टी होता है पोलराइज होने का, क्योंकि पोलराइजेशन इज द प्रॉपर्टी स्पेशली शोन बाय ट्रांसवर्स वेव्स ओनली, नॉट लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स. लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स कभी पोलराइजेशन शो नहीं करते हैं. लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स इन फैक्ट कैन नॉट बी पोलराइज्ड. व्हाई? बिकॉज़ दे डोंट हैव एनी प्लेन व्हिच इज एसोसिएटेड विद देयर वाइब्रेशंस, बट ट्रांसवर्स वेव्स हैव. ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर ऐसा होता है कि सभी पार्टिकल्स किसी न किसी प्लेन के साथ जुड़े हुए होते हैं, और उसको ही हम प्लेन ऑफ वाइब्रेशन बोलते हैं. और सभी पार्टिकल्स का एक ही प्लेन के अंदर वाइब्रेशंस रिस्ट्रिक्ट होना, ये जो कांसेप्ट है इसको ही पोलराइजेशन बोलते हैं. और पोलराइजेशन कैन टेक प्लेस इन ट्रांसवर्स वेव्स ओनली. तो तुमको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि सपोज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड और कैन बी पोलराइज्ड. तो उसमें कौन से वेव्स पोलराइज हो सकते हैं और नहीं हो सकते हैं, उनका लिस्ट याद रखो ठीक से. जो भी वेव लॉन्जिट्यूडिनल है तो वो पोलराइज नहीं हो सकता है. ठीक है. तो उस लिस्ट के अंदर अगर एमसीक्यूज के अंदर अगर ऑप्शन आता है ऐसा, जो लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स का ऑप्शन है, और अगर सपोज क्वेश्चन पूछा है कि कौन से वेव्स पोलराइज हो सकते हैं,
या नहीं हो सकते, तो उसके हिसाब से हमको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। क्योंकि देखो अगर सपोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कोई भी वेव हो तो वो सब ट्रांसवर्स वेव ही होते हैं, तो वो चाहे अल्ट्रावायलेट रेज हो या गामा रेज हो या एक्स रेज हो या इंफ्रारेड रेज हो या लाइट हो या इवन ट्रिपल वेव्स भी अगर हो तो भी वो सब पोलराइज हो सकते हैं। लेकिन कौन से वेव्स ऐसे हैं जो पोलराइज नहीं हो सकते, तो उसमें साउंड वेव्स सबसे बड़ी बात आती है, साउंड वेव्स, बिकॉज़ साउंड वेव्स आर लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स और द वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय ट्यूनिंग फोर्क वो भी बोल सकते हैं दे आर नॉट पोलराइज्ड, वो एक्चुअली साउंड वेव्स ही है। इवन इंफ्रासोनिक्स एंड अल्ट्रासोनिक्स और आल्सो द टाइप्स ऑफ साउंड वेव्स ओनली, वो भी साउंड वेव्स के अंदर ही आ जाते हैं, इसलिए वो भी पोलराइज नहीं हो सकते। तो अल्ट्रावायलेट रेज कैन बी पोलराइज्ड बट अल्ट्रासोनिक वेव्स कैन नेवर बी पोलराइज्ड बिकॉज़ दे आर साउंड वेव्स एंड साउंड वेव इज अ लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। तो लॉन्जिट्यूडिनल वेव का प्रॉपर्टी है ही नहीं पोलराइजेशन शो करने का, तो इसलिए पोलराइजेशन के बारे में ये सब बातें हमको याद रखनी है कि पोलराइजेशन किसका हो सकता है, सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स का ही हो सकता है, और लाइट का पोलराइजेशन होता है, इससे ही ये प्रूव होता है कि लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, लाइट का ट्रांसवर्स नेचर भी पोलराइजेशन की वजह से शो किया जाता है, ये एक बात याद रखनी है। इसके अलावा और हम देख सकते हैं कि पोलराइजेशन के बारे में देखा जाता है कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन। तो ब्रूस्टर ने इंपॉर्टेंट मेथड्स निकाला था, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। जस्ट बाय रिफ्लेक्शन लाइट कैन बी पोलराइज्ड। तो उसके लिए उसने देखा कि जब लाइट पोलराइज हो जाता है तो ये सपोज ऐसा एक रे ऑफ लाइट है जो इंसिडेंट होता है थीटा इतने एंगल पे या आईसी इतने एंगल पे, तो उस समय जिस समय ये आईसी ऐसा होता है जो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, ये दोनों रेज जब परपेंडिकुलर बन जाते हैं तो तभी क्या होता है कि जो लाइट जो है वो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो 100% पोलराइज्ड बनता है। तो we get a 100% polarized light in the reflected portion only when the reflected ray and refracted ray are perpendicular to each other. This is called as Brewster's law. ठीक है, तो उसको यूज करके हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये एंगल IC है तो ये भी IC होगा जरूर, और उसकी वजह से ये जो है वो RC बनेगा, और अगर हमने ये IC plus 90 plus RC equal to 180 होता है तो इसकी वजह से IC plus RC equal to 90 बनता है, जिसको यूज करके हम RC को 90 माइनस IC लिख सकते हैं। उसको अगर हमने स्नेल्स लॉ में यूज किया जो कहता है mu equal to sin IC upon sin RC, तो उसमें RC के बदले अगर हमने sin 90 माइनस डाल दिया, 90 माइनस IC डाल दिया, तो sin 90 माइनस IC क्या बनता है cos IC, और sin IC upon cos IC becomes tan IC, and hence we can get this as a, actually it should be IP na, it is called as angle of polarization, and hence we can prove that the refractive index mu is always equal to tan of IP, where IP is called as the angle of polarization. Remember, तो ये जो है angle of polarization और mu refractive index, इन दोनों के बीच में ये रिलेशनशिप हमको मिलता है, ये अच्छी तरह से याद रखना है। कभी-कभी तो वो क्या करते हैं बताइएगा, IC देते हैं और IP निकालने के लिए बोलते हैं, क्या करेंगे, देखो पहले IC से तुमको mu मिलेगा, once you get this mu we can plug it there and find out IP as it is, या कभी-कभी ऐसे उल्टा भी कर सकते हैं, IP लेंगे और उसको से तुमको IC निकालने के लिए बोलेंगे, it's okay, you can do it, है कि नहीं, क्योंकि IP से तुमको क्या मिलने वाला है, आखिर mu मिलने वाला है। Once we get mu we can get IC also। लेकिन इसमें और एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो अच्छी तरह से याद रखनी है कि ये IP का जो वैल्यू है वो कभी भी 45 से कम नहीं हो सकता है। IP is always going to be greater than 45. Why? Because mu cannot be less than 1, right? क्योंकि किसी भी डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू राइडर मीडियम कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, एंड दैट्स व्हाई दिस 1, अगर वो 1 भी हो जाए तो भी ये IP क्या बनेगा उस समय, बिकॉज़ tan 45 is 1 ना, हम बताया तुमको, तो इसलिए अगर IP इक्वल टू 45 भी अगर हो जाए तभी भी mu कितना बनेगा, एक्चुअली 1 बनेगा। इसलिए अगर वो 1 से ज्यादा होगा तो IP का वैल्यू भी 45 से ज्यादा ही होगा, इसीलिए पोलराइजिंग एंगल इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 45। रिमेंबर, फॉर एनी मीडियम, किसी भी मीडियम का जो IP का वैल्यू है वो हमेशा 45 से बड़ा होता है। तो उसमें कभी तुमको एमसीक्यूज में अगर आया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैल्यूज ऑफ पोलराइजिंग एंगल, तो उसमें ऑप्शन रहेंगे फिर सपोज 75 एक है, 60 एक है, 55 एक है और 30 है, तो कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, 30 विल बी द ऑप्शन व्हिच इज करेक्ट इन दिस केस। व्हाई? बिकॉज़ इट कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ IP, क्योंकि IP का वैल्यू 30 कभी नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि वो 45 से छोटा है, तो 45 से कभी छोटा नहीं हो सकता है, वो हमेशा 45 से बड़ा होना जरूरी होता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो इसको।
Then you can talk about Malu's law. Remember, it's a very important law in this section. What does it tells us? Simply, अब देखो कोई भी एक रे ऑफ लाइट जो है, वो जब ऑर्डिनरी लाइट का जो रे है, वो जब इंसिडेंट होता है किसी भी सब्सटेंस के ऊपर या किसी भी पोलराइड के ऊपर, सपोज ये एक पोलराइड है और इसके ऊपर ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो गया, सपोज its vibrations are contained in all different possible planes like this, in this way, and suppose this light incident on this polaroid, तो polaroid के अंदर ऊपर इंसिडेंट होने से क्या होता है, जब ये polaroid में से पास होता है लाइट, तो all the vibrations are just restricted in only one direction. That means the vibrations which are parallel to the axis of this polaroid will just pass through, and the vibrations which are not parallel to the axis of this polaroid will just blocked. Will be just blocked. And that's why in the output you can get a light which consists of the vibrations only in one plane like this. तो ये सिर्फ एक डायरेक्शन के जो वाइब्रेशंस है ये हमको मिलते हैं आपस में इस तरह से. अब इसमें देखो, जबकि इसके पहले क्या है, ये ऑर्डिनरी लाइट बोलेंगे इसको, क्यों? क्योंकि उसके अंदर सब टाइप के वाइब्रेशंस है, ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस उसके अंदर है. लेकिन जैसे ही वो लाइट पास होता है इस पोलराइड में से, तो उसकी वजह से एक ही डायरेक्शन के वाइब्रेशंस हमको मिलते लगते हैं. और ये जो होता है, ये कौन से लॉ के अकॉर्डिंगली होता है, ये हम देख रहे हैं यहाँ पे, मालूस लॉ, which tells us that whenever the ordinary light just passes through a polaroid, its intensity just gets reduced by half. Means if suppose we have an intensity I naught here, then the intensity in this case will become I naught by 2 when it passes through the polaroid. When ordinary light passes through the polaroid, then the intensity reduces to half of the original one. ये याद रखो. लेकिन इससे भी आगे जाके ये देखा जाता है कि अगर सपोज एक दूसरा एक पोलराइड हमने यहाँ पे रख दिया जिसका एक्सिस सपोज वर्टिकल नहीं है बल्कि थोड़ा सा इंक्लाइंड है, सपोज इसके ऊपर जो हमने रखा है पोलराइड ये इस तरह से रखा हुआ है जिसका एक्सिस थोड़ा इंक्लाइंड है. अब देखो ये जो रेज है ये तो चलो वर्टिकल है और ये इसके ऊपर इस तरह से इंसिडेंट होंगे, नो डाउट. लेकिन जब ये लाइट इसमें से बाहर आएगा तो उसका जो इंटेंसिटी होगा वो कितना होगा, वो मालूस लॉ के द्वारा दिया जाता है. जबकि हमको ऑलरेडी पता है कि when the ray of light incidents and suppose that there is a angle theta between the direction of plane of polarization of the light or plane of vibration of the light and the axis of polaroid. ये axis of polaroid जो है वो लाइट के plane of polarization के साथ plane of vibration के साथ अगर थीटा इतना एंगल करके अगर इंसिडेंट करता है तो उस केस में जो आउटपुट में जो लाइट हमको मिलता है उसका इंटेंसिटी रहेगा सिंपली I naught by 2 into cos square theta. सिंपली देखो cos square theta से सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाता है वो. तो ये बात जो है this is called as the Malus law. So the intensity of light coming out from polaroid whose axis is inclined at an angle theta with the plane of vibration of ray of light is always given by the formula I naught by 2 into cos square theta. This statement is called as Malus law. Remember, what is Malus law? The intensity of light emerging out from a polaroid whose axis is inclined at an angle theta with the direction of plane of vibration of incident light is always given by I equal to I naught by 2 into cos square theta. ये होता है याद रखो. या अगर सपोज अभी इसका अगर इंटेंसिटी हमने I मान लिया है, I naught मान लिया है, तो इसमें से पास होने के बाद क्या होगा, सिर्फ I naught into cos square theta बन जाएगा उसका, क्योंकि इसके हिसाब से वो I naught by 2 into cos theta है, cos square theta है ना. तो इसलिए पहले ये लाइट जो है वो ऑर्डिनरी लाइट जो है वो पोलराइड के ऊपर पास होता है, इंसिडेंट होता है, उसकी वजह से उसका इंटेंसिटी पहले आधा हो जाता है. और उसके बाद फिर जब वो किसी पोलराइड में से पास होता है जिसका एक्सिस जो है वो इसके एक्सिस के साथ अगर थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो उस केस में आउटपुट जो इंटेंसिटी हमको मिलता है वो I naught by 2 into cos square theta होता है. तो अगर हमने इसके आगे और एक पोलराइड रखा, सपोज मान लो और एक पोलराइड रखा है हमने जिसका प्लेन जिसका एक्सिस इसके एक्सिस के साथ अल्फा एंगल से इंक्लाइंड है, तो फिर क्या होगा, जितना भी इंटेंसिटी इसके ऊपर इंसिडेंट होगा तो उसको cos स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो हमको आउटपुट इंटेंसिटी मिलेगी. समझा नहीं से? मतलब अगर सपोज हमने बहुत सारे 4-5 पोलराइड्स अगर रखे हैं, मान लो कि यहाँ पे ये एक सपोज पहला पोलराइड, ये दूसरा पोलराइड, तीसरा पोलराइड और चौथा पोलराइड. सपोज दिस इज वर्टिकल एंड सपोज दिस इज मेकिंग एंगल ऑफ अल्फा विद दिस वन, इसके बीच में अल्फा एंगल है. मतलब समझो कि इसका एक्सिस ऐसा है और इसका एक्सिस ऐसा है, इन दोनों के बीच में अल्फा इतना एंगल है. ओके,
अभी तीसरा जो पोलराइड हमने रखा है वो इसके साथ और इंक्लाइंड है, सपोज ऐसा है, जो कि इसके साथ बीटा एंगल बनाता है। ओके, तो सपोज इसके साथ ये वाला जो पोलराइड है वो और टिल्टेड है और इट्स मेकिंग एन एंगल ऑफ बीटा, एंड सपोज दिस इज स्टिल टिल्टेड एंड इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ गामा विद दिस वन, प्रीवियस वन। तो ऐसे केस में क्या होता है कि अगर हमने ऑर्डिनरी लाइट इंसिडेंट किया इसके ऊपर, तो सबसे पहले क्या होगा, इट विल गेट रिड्यूस्ड बाय हाफ, करेक्ट है। तो यहाँ पे जो लाइट जा रहा है इसमें से यहाँ तक, तो उसका इंटेंसिटी कितना रहेगा, I0/2। ओके, जैसे ही वो इसमें से पास होगा तो इट विल गेट मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर अल्फा। जैसे ही वो इसमें से पास होगा तो उसके बाद वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना इंटेंसिटी का लाइट हमको मिलेगा, I0/2 into cos स्क्वायर अल्फा। दिस होल थिंग इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर बीटा, and then when it will pass through this, so final intensity of light will become actually I0/2 cos square alpha into cos square beta, the whole multiplied by cos square gamma in this way. So every time when it passes through the polaroid, the intensity just gets multiplied by cos square of angle between the axis of these two polarities. This is the important application of Moore's law, which these MCQs are based upon. इसके ऊपर MCQs based है, अल्फा बीटा गामा कुछ भी दे सकते हैं। आखिर ये क्या है ना कि cos square alpha, cos square beta या cos square gamma ये सब मल्टीप्लाई होने वाले हैं, आखिर ये मल्टीप्लाई होने वाले, तो इसलिए फाइनल इंटेंसिटी जो हमको मिलेगा वो कितना रहेगा बताओ, I0/2 into cos square alpha, cos square beta, cos square gamma, that's all। ओके, उसमें भी क्या है ना कि अगर ये इंटेंसिटी जो ऑर्डिनरी लाइट अगर इंसिडेंट होता है तो ऐसा होगा, अगर ऑलरेडी पोलराइज्ड लाइट अगर इंसिडेंट होता है और उस पोलराइज्ड लाइट का ही इंटेंसिटी अगर तुमको दिया हुआ है I0, तो उस केस में तुमको I0/2 करने की जरूरत नहीं है। समझा ना क्यों? क्योंकि तुमको ऑलरेडी पोलराइज्ड लाइट का इंटेंसिटी I0 दे रखा है, तो ऐसे केस में तुमको सिर्फ उसको I0 ही रखना पड़ेगा, और उसको I0 जो है वो जब दूसरे पोलराइड में से पास होगा तो cos square alpha से मल्टीप्लाई होगा। एवरी टाइम इट विल पास थ्रू द पोलराइड, इट विल इंटेंसिटी विल जस्ट गेट मल्टीप्लाइड बाय cos square alpha in this way। So in this is called as the Moore's law। ये समझा पूरा? कोई डाउट? अभी देखो नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अबाउट डायक्रोइज्म। व्हाट इज डायक्रोइज्म? और व्हाट इज, फर्स्ट उससे पहले हम ये देखेंगे व्हाट इज डबल रिफ्रैक्शन। डबल रिफ्रैक्शन मींस whenever a ray of light passes through crystal like calcite, calcite जैसे क्रिस्टल के अंदर जब लाइट पास होता है तो it gets split up into two rays, one of which follows the Snell's law and other one does not follow the Snell's law। The ray which follows the Snell's law is called as ordinary ray, and the ray which does not follow the Snell's law is called as extraordinary ray, remember। And the speciality of these two rays is that both of these rays are just plane polarized. These rays are plane polarized, but their planes of vibration are just perpendicular to each other. That means the plane of vibration of this extraordinary ray can be like vertical in this way, and the extraordinary ray will have its plane of vibration just like perpendicular to it, means horizontal in this way। ये देखो ऐसा होगा, तो इस तरह से ये होता है, दोनों का प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर होता है। तो this formation of two rays, you know, whenever the single ordinary ray is incident on the or refracted through the calcite like crystals, and splitting up of this single ray into two rays is called as the phenomenon of double refraction। This is called as double refraction। अभी इसमें क्या करते हैं, निकोल प्रिज्म के अंदर क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल तरीका यूज करके इसको कट वगैरह करके हम क्या करते हैं कि एक रे जो है ऑर्डिनरी रे को जो है वो ब्लॉक कर देते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं दूसरी तरफ, और सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे को पास कर लेते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमको इस निकोल प्रिज्म के अंदर पास होने के बाद एक ही प्लेन में सभी के डायरेक्शन वाइब्रेशन रहेंगे, ऐसा एक लाइट मिल जाता है, जिससे ही वो पोलराइज हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं पोलराइज हो गया लाइट। तो इसलिए देखा जाता है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ द ऑर्डिनरी लाइट इनटू प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज आल्सो कॉल्ड एज द पोलराइजेशन। तो यहाँ पे भी पोलराइजेशन हो रहा है, निकोल प्रिज्म इज एक्टिंग एज अ पोलराइड इन दिस केस, तो इस केस में ये पोलराइड बन गया है। लेकिन कभी कभी कोई जो क्रिस्टल्स है ऐसे भी होते हैं जो naturally they block one of the rays and pass the other, and this type of crystals are called as dichroic crystals, and the property of these crystals to block one of the extraordinary or ordinary ray and pass the other itself is called as dichroism। This is called as dichroism, and this dichroism is shown by the crystals like heraphite or K polarides, H polarides, इनके नाम है, वो आगे चल के तुमको स्टडी करने हैं। लेकिन फिलहाल इतना याद रखना है कि there are some substances, there are some crystals which can block
one of these two rays and pass the other, and this phenomena is called as dichroism. And these such a crystals which show this dichroism are called as dichroic crystals. Remember. And finally, what is the use of polarize? तुमको पता ऑलरेडी, ठीक है ना? पोलराइज का यूज कहाँ पे होता है? कैमरास, गॉगल, वो तो कैमरा, सनग्लासेस, गॉगल्स, 3 डायमेंशनल पिक्चर व्यूइंग के लिए उनको यूज किया जाता है। इवन विंडो पेन्स के अंदर यूज किए जाते हैं, हेडलाइट्स के अंदर भी यूज किए जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारे एप्लीकेशंस है। So all this is all about the wave theory of light. Let's come to the next topic, that is about interference and diffraction. तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के अंदर हम क्या देखते हैं? देखो, इसमें हमको दो एक्सपेरिमेंट जो है वो बहुत डिटेल में डिस्कस करने हैं। एक तो है स्नेल्स लॉ, सॉरी यंग्स एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इट्स कॉल्ड, और दूसरा है हमारा फ्रेशनेल्स बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स अगर करेंगे तो उसमें पूरा इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन आ जाता है। देखो, so let us start with the interference and diffraction now. So basically, what is interference? The phenomena of enhancement or cancellation of amplitudes